हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जब आपके दिमाग में ये वाला ख्याल आता है मैं सोच रहा हूँ कि न्यूजीलैंड चला जाऊँ स्टडी करने के लिए। तब से लेके जब न्यूजीलैंड की कोई भी कॉलेज में आप पहला स्टेप रखते हो तब तक के लिए क्या प्रोसेस होती है, कितना खर्चा लगता है और कितना टाइम लगता है, उस सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इसी वीडियो में। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। लेट्स गो एंड स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आपको न्यूजीलैंड जैसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आना है, कोई भी कंट्री ले लो, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री ले लो, अगर ऐसी कंट्री में आपको आना है तो आपको आइल्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, पीटीई की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा और कुछ रास्ता है ही नहीं। अगर कोई आपको ये बोलता है कि विदाउट आइल्स या फिर विदाउट पीटी आपको पहुंचा देगा तो वो झूठ बोल रहा है। तो ये जो आइल्स की या पीटी की प्रिपरेशन होती है ना, उसका खर्चा अराउंड 8 से 10,000 इंडियन रुपीस होता है, क्योंकि आप उसके लिए कोचिंग लेंगे। कोई भी सिटी में आप रहते हो तो यहाँ इतना तो मिनिमम खर्चा हो ही जाता है। उसके बाद जब आइल्स की टेस्ट बुक करवाते हो आपका पासपोर्ट लेके, ये टेस्ट ऐसी होती है कि अगर आपको ये टेस्ट देनी है तो उसके लिए आपका पासपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। और ये टेस्ट बुक करवाने का जो खर्चा होता है वो है 15,500 इंडियन रुपीस। और अगर आप फेल हो गए तो फिर से आपको 15,500 लेके फिर से टेस्ट बुक करवानी पड़ेगी। अगर फेल भी हो गए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने खुद 4 बार टेस्ट की थी, उसके बाद जाके मेरे 6 बैंड आए थे। तो जैसे आपका आइल्स हो जाता है, आइल्स की बैंड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि आपने इंडिया से क्या स्टडी की है। जैसे कि आपने 12th किया है तो यू नीड 5.5 बैंड। अगर आपने इंडिया से बैचलर किया है तो आपको 6 बैंड की जरूरत पड़ेगी। एंड इफ यू हैव ऑलरेडी डन मास्टर देन यू नीड 6.5 बैंड इन आइल्स। तो ये हमेशा डिपेंड करता है कि इंडिया से आपका क्वालिफिकेशन क्या है। उसके बाद का जो स्टेप वो करेगा एजेंट। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास से वो डॉक्यूमेंट मांगेगा, जैसे कि 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, अगर आपने कॉलेज किया है तो कॉलेज का रिजल्ट, अगर आपके पास अच्छा सा वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका रिजल्ट और आइल्स का रिजल्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको उसको जमा करवाना है। उसके बाद एजेंट क्या करेगा कि न्यूजीलैंड में कॉलेज ढूंढेगा, कोई भी कॉलेज में वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर देगा। और यहाँ पर न्यूजीलैंड का बेस्ट पार्ट ये है कि आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, वो फ्री ऑफ चार्ज होता है। 10-12 दिन में आपका कॉलेज में से ऑफर लेटर आ जाता है। कई कॉलेज तो ऐसी है जो 2 दिन में ऑफर लेटर दे देती है। तो यहाँ पर फायदा ये होगा कि जो आपका जो एजेंट होगा या फिर कोई कंसल्टेंट होगा तो उसको आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, वो एकदम फ्री ऑफ चार्ज होता है। बट कॉलेज की जो फीस होती है वो 1 साल की अराउंड 10 लाख इंडियन रुपीस होती है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पे आओगे ना तो इतना तो आप इजीली कमा लोगे। स्टूडेंट वीजा पे नहीं कमा पाओगे डेफिनेटली, बट जैसे आपका वर्क वीजा रहेगा ना तो 10 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सभी चीजें हो जाने के बाद आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी है जो एजेंट आपको करके देगा। उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट हो गए जो आपको स्टूडेंट वीजा फाइल करने के लिए जरूरी हो गए, जैसे कि आपके सारे रिजल्ट्स हो गए, वर्क एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद आपके एसओपी हो गए। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसका मतलब ये हुआ कि आप इमिग्रेशन ऑफिसर को ये बता रहे हैं कि यस आई एम गोइंग टू न्यूजीलैंड फॉर स्टडी पर्पज ओनली। एसओपी बहुत बड़ी बात होती है। अगर एसओपी में थोड़ी सी गलती कर दी आपने तो फिर आपका रिजेक्शन का चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपको रिजेक्शन नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, एसओपी में ऐसा लिखना है कि ये जो कोर्स है वो मैं जो न्यूजीलैंड करने के लिए जा रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि ये कोर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है, और जैसे ये कोर्स फिनिश हो जाएगा मैं अपने आप को अपस्किल करके वापस इंडिया में आ जाऊंगा और यही मुझे मेरी जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर ऐसा आपने लिख दिया ना फिर आपका स्टूडेंट वीजा आने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को आपने सेटिस्फाई कर दिया है कि यू आर गोइंग देयर फॉर स्टडी पर्पस ओनली। और एसओपी में आपको ये भी लिखना है कि जो कॉलेज के लिए आप फी पे करने वाला हो किस तरह से पे करोगे। क्या आपके पास एफडी है वो आपने यूज की है, या फिर आपके पास ऑलरेडी 20 लाख रुपए पड़े थे वो यूज करने वाले हो, या तो फिर आपने एजुकेशन लोन ली है वो किस तरह से आप पे करने वाले, वो सब उसमें लिखा होता है। ओके, एसओपी के बाद दूसरा जो आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो होगा आपका मेडिकल लेटर। मेडिकल लेटर में क्या होता है कि बस आपको पासपोर्ट लेके हॉस्पिटल में जाना है, उसको बोलना है कि मुझे न्यूजीलैंड के लिए मेडिकल करवाना है। वो आपका चेस्ट जो होता है ना उसको एक्सरे करके देगा, जिससे चेक होगा कि आपको टीबी नाम का जो डिसीज है वो नहीं है। और अगर आपको स्टूडेंट वीजा के बाद वर्क वीजा भी लेना है न्यूजीलैंड में तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप है ना फुल मेडिकल करवा लीजिए। आप इससे आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई करोगे ना
तो फिर यहाँ पे न्यूजीलैंड में फीस आपको फुल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने ये सब गलती कर दी थी, तो आप मत करना, यहाँ पर बहुत महंगा होता है वो सब चीजें। अभी आपकी जो स्टूडेंट वीजा की फाइल है वो रेडी हो चुकी है इमिग्रेशन ऑफिस को जाने के लिए। तो आपका जो एजेंट होगा ना, वो उस फाइल को ऑनलाइन अपलोड करेगा और उसके साथ $430 जो कि इमिग्रेशन का चार्जेस होता है वो आपको पे करना पड़ेगा आपका क्रेडिट कार्ड से। और उसके साथ 1010 रुपये आपको पे करना पड़ेगा आपके पासपोर्ट को चेक करवाने का। पासपोर्ट को आपको कुरियर करना पड़ेगा न्यूजीलैंड एम्बेसी में, और आपकी जो फाइल होगी वो ऑनलाइन आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अभी आपको अपने दिल पे हाथ रख के चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि 2 या 3 दिन में आपको इमिग्रेशन से फोन आएगा या तो फिर लेटर आएगा। फोन आया तो समझ लो कि ये है आपका इंटरव्यू में कुछ होता नहीं है। अगर इमिग्रेशन ऑफिस को लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है तो आपको फोन करके पूछेगा कि ये भाई अच्छा ओके ये ऐसा क्यों है, ये आपको फीस पे करनी है तो कैसे करोगे, आपने ये लोन ली है वगैरह वगैरह क्वेश्चन पूछेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, इंटरव्यू आपका फिनिश हो जाएगा और तुरंत ही आपको AIP मिल जाएगी। AIP का मतलब होता है कि वीज़ा अप्रूवल। क्योंकि यहाँ न्यूजीलैंड में क्या होता है कि जैसे आपका वीज़ा आ जाए ना, एक बार वीज़ा आ जाए उसके बाद जाके आपको कॉलेज को फी पे करनी होती है। तो जैसे ही आपका 2 या 3 दिन में आपका AIP आ जाएगा, यानी कि वीज़ा अप्रूवल आने के बाद तुरंत ही आपको फीस जो है वो पे कर देनी है कॉलेज को। ओके, तो जैसे आपके स्टूडेंट वीज़ा की फाइल अपलोड हो जाती है, इमिग्रेशन में से फ़ोन आ जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूवल हो चुका है, तो उसमें लिखा होता है कि अभी आप कॉलेज की फ़ीस पे कर दो, उसके बाद इमिग्रेशन को फिर से इन्फॉर्म करो। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप फ़ी पे करने वाले हो, मैंने क्या किया था, मैंने बैंक से लोन लिया था, तो मैंने बैंक को फ़ोन करके बताया कि भाई मेरा वीज़ा आ गया है, अभी तू एक काम कर, अभी कॉलेज को फीस पे कर और मेरा न्यूजीलैंड में बैंक अकाउंट ओपन कर और उसमें 15,000 FTS मनी डाल। तो बैंक ने ये सब काम मेरा कर दिया था, बहुत ही आसान था, बहुत ही स्मूथ था। तो जैसे ही उसने वहां पर फीस पे की, मैंने इंडिया में बैठे बैठे कॉलेज को फोन किया। सुबह 4 बजे में उठ गया था, मैंने कॉलेज को फोन किया कि भाई मेरी फीस पे कर दी है, तो मेरी रिसीट कहाँ पर है, तू मुझे रिसीट तो दे। तो फिर उन लोगों ने मुझे ईमेल किया मेरी रिसीट, और मैंने फिर वही ईमेल इमिग्रेशन को किया कि देख मैंने फीस पे कर दी है, अब तू मुझे वीज़ा दे दे। फिर इमिग्रेशन ने 2 ही दिन में मेरे वीज़ा मुझे दे दिया। तो ये सब एकदम स्मूथली प्रोसेस होती है, कोई बड़ी बात होती नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो खर्चा होगा वहां पर पहुंचने का वो कितना होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया आइल्स का, 15,500 रुपये हुए जो आइल्स का होगा। उसके बाद आपकी कोचिंग की फी होगी 8 से 10,000 रुपये समथिंग होगी। उसके बाद यहाँ पर फायदा आपको ये हुआ कि आपको कंसल्टेंट को या फिर एजेंट को कोई फीस पे नहीं करनी है, या फिर ऑफर लेटर लेने के लिए आपको भी कोई भी फीस पे नहीं करनी है। उसके बाद आएगा आपका इमिग्रेशन का खर्चा जो कि $430 है, अराउंड 21,000 इंडियन रुपीज। उसके बाद जो है वो है आपका 1,010 रुपये जो है वो आपको पासपोर्ट चेक करने के लिए देना पड़ेगा। और अभी बात करते हैं फीस की और FTS की। आपकी जो फीस होगी वो अराउंड $20,000 होगी, यानी कि 10 लाख रुपए। आपका जो FTS होगा वो होगा $15,000, यानी कि 7.5 लाख रुपए। जो $15,000 हो गए ना, वो आपकी बैंक में ही पड़ा रहेगा और एवरी मंथ आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, जिससे आपका एकोमोडेशन का खर्चा निकल जाए या फिर आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो निकल जाए। तो बेसिकली आपको जो फीस पे करनी है ना वो 10 लाख ही होती है, बाकी के 7.5 लाख रुपए जो होते हैं ना वो तो आपकी जेब में वापस आने ही वाले हैं। ओके, अभी बात करते हैं फ्लाइट टिकट की। तो फ्लाइट का जो खर्चा होगा ना अराउंड 1 लाख रुपए होगा। बट कभी कभार क्या होता है कि बंदे जो होते हैं ना वो नवंबर, दिसंबर या फिर जनवरी इंटेक में जब आते हैं ना, तो ये 3-4 मंथ ऐसे है ना उसमें फ्लाइट की टिकट 1,50,000 1,70,000 तक पहुंच जाती है। उसके बाद अगर आप फरवरी, मार्च या फिर उसके बाद जब जाते हो जुलाई तक, उसकी प्राइस जो होने वो कम हो जाती है, अराउंड 1 लाख तक हो जाती है। तो ये जो होगा वो आपका फ्लाइट का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि यहाँ पर आने से पहले, न्यूजीलैंड आने से पहले आप 2 काम कीजिएगा। एक, ये जो आपके ऑप्टिकल्स होते हैं अगर ये टूटने वाले हैं या फिर खराब हो चुके हैं तो 1 या फिर 2 एक्स्ट्रा लेके आइए, क्योंकि ये चीजें जो है ना वो न्यूजीलैंड में बहुत ही महंगी है। ये मेरा चश्मा है, मैंने न्यूजीलैंड से करवाया है, मुझे $300 का हुआ था, यानी कि 15,000 रुपये, जो सबसे सस्ता है। 15,000 का सबसे सस्ता चश्मा मुझे ये मिला था। तो आप 1 या फिर 2 पेयर इंडिया से ही लेके आना। और दूसरा ये है कि एक गेड़ी लगा के आना डेंटिस्ट के पास है, क्योंकि यहाँ पर जो खर्चा होगा ना यू विल फील कि इससे अच्छा तो मैं इंडिया जाके मेरे दांत रिपेयर करवा के, ट्रीटमेंट करवा के वापस न्यूजीलैंड में आ जाऊं, फिर भी पैसा बचेगा।
ओके, अब बात करते हैं शॉपिंग के बारे में। शॉपिंग में क्या है, ज़्यादा खर्चा मत करना। आप न्यूजीलैंड में आ रहे हो, एक डेवलप कंट्री में आ रहे हो, कोई जंगल में नहीं जा रहे हो, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। तो अराउंड 35,000 से ज़्यादा खर्चा मत करना। तो उसके बाद कैश इन हैंड कितना लेके आना चाहिए, मैं तो कहूँगा $150 से ज़्यादा मत लेके आओ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आप जैसे यहाँ पे आओगे ना, तो दूसरे दिन तो आपको FTS अकाउंट आपके हाथ में आ जाना है। दूसरे दिन ही आप बैंक में जाओगे और बैंक को बोलोगे कि चल मेरा अकाउंट ओपन करके दे दे। आपके बैंक में ऑलरेडी आपका FTS अमाउंट पड़ा हुआ है, तो $1,000 तो बैंक आपको तुरंत ही दे देगी। तो आप वहां से आपको ATM कार्ड भी मिलेगा, जो डेबिट कार्ड जो होता है वो मिलेगा, तो आपको मनी तो एक्सेस होना चालू हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि $150 से ज़्यादा मत लेके आओ। ओके, अभी बात करते हैं कि ये सभी चीजें जो होती है ना, उसमें टाइम कितना लगता है। देखो, आइल्स की प्रिपरेशन करने में डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितना ग्रेस्प कर पाते हो। मैंने खुद ने 8 महीने लगाए थे। आई वॉज अ बैक बेंचर। मुझे इंग्लिश जरा सी भी नहीं आती ही थी, बट एक दिमाग में एक ही ख्याल था कि इंडिया में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे फॉरेन जाना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने मेरी जॉब भी करता था, उसके साथ साथ मैं आइल्स की प्रिपरेशन भी करता था। तो 8 महीने लगे मुझे 6 बैंड लाने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, कितने टाइम में आप आइल्स क्लियर कर सकते हो। उस आइल्स का रिजल्ट एक बार आ गया ना आपके हाथ में, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो सभी सिर्फ 1 महीने का काम होता है। 1 महीने में आप न्यूजीलैंड में पहुंच जाओगे। तो टाइमिंग की कोई टेंशन नहीं है, आपको जो मेन टाइम बचाना है वो है आपका आइल्स। आइल्स जल्दी से कंप्लीट करो और आ जाओ यहाँ पर जल्दी से, न्यूजीलैंड आपका वेट कर रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है कि मैंने पूरी जो प्रोसेस है उसमें ले ली है, कोर्स भी ले लिया है, टाइम भी ले लिया है। अगर और कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स तो ओपन होता ही है आपके लिए, लिख दो वहां पर, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दो। और अगर आपको ये भी जानना है कि यहाँ पर आने के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी, कितना खर्चा आपको यहाँ पर रहने के लिए लगेगा, तो फिर ये वाला लेफ्ट वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिए, मजे कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टूडेंट वीजा।